हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? मजा में? तो यार तुम लोग 11th क्लास में आ चुके हो और बायो ले लिया है, तो एक मेरी एडवाइस ले लो, डेली की डेली पढ़ते जाओ, नीट में टॉप मारोगे। ठीक है, मैंने पीसीएम भी ली थी, मतलब मैथ्स प्लस बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, चारों सब्जेक्ट विद फिजिकल एंड कंप्यूटर। तो यार मैंने सब कुछ लिया था, मैं पागल हो चुका था। तो इसी के साथ हम लोग चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। हाँ पता है बहुत टफ होता है, बट हर चीज़ ईजी होती है अगर तुम डेली की डेली पढ़ते रहो, है ना। तो देखो, ये जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, तुम अपने आसपास देखो कितना कुछ है। ये तुम्हारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो यूनिट है, इसमें 4 चैप्टर हैं टोटल, उसका फर्स्ट चैप्टर है। अब देखो, ये जो लिविंग वर्ल्ड होता है ना, तुम्हारे आसपास देखो। अब देखो, बेड होता है, टेबल होती है, चेयर होती है ना। ये तो नहीं होती ना लिविंग चीज़, तुम कैसे बोल सकते हो? कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है भाई। बिना कैरेक्टरिस्टिक्स के, बिना किसी बेसिस के, बिना किसी आधार के तुम कैसे बोल सकते हो कि ये जो मेरे सामने इंसान बैठा है ये लिविंग है, और ये जो मेरे सामने टेबल रखी है ये नॉन लिविंग है? तो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम वही जानेंगे कि कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन से बेसिस हैं जिनके आधार पर हमने क्लासिफाई किया है, जिन्हें हम जान सकते हैं कि हाँ, ये इनसे हम बोल सकते हैं हाँ ये लिविंग बीइंग है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ के, है ना। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक बेटा तुम पढ़ोगे वो है ग्रोथ। अब ग्रोथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। पहले तुम ऐसे दिखते थे, अब तुम गोलगप्पे हो चुके हो, है ना। तो अब तुम में ग्रोथ हुई है, सेल्यूलर ग्रोथ हुई है। ये तो है नहीं कि मैंने सेल चिपका दिए तुम्हारे ऊपर, ऐसा तो नहीं हुआ है ना। यानी मैंने इंटरनल ग्रोथ हुई है। कौन सी ग्रोथ बोल रहे हैं? इंटरनल ग्रोथ। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, शैतान बच्चों के बेड होता है, ग्रो तो नहीं करता ना। अब जैसे माउंटेन्स होते हैं, है ना, माउंटेन पे धूल जम जाती है, ये मार्कर है, इसके ऊपर मैं और कैप लगा दूं, ये ग्रो हो जाएगा? नहीं, सेल्युलर ग्रोथ होनी चाहिए, समझे। अंदर सेल डिवाइड होता है, तुम्हें पता है अच्छे से। अब देखो, दूसरा जो तुम्हारा फैक्टर है वो है रिप्रोडक्शन। कुछ बच्चे पूरे कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ, पूरे बैच में, पूरे स्कूल में सिर्फ ये चैप्टर पढ़ने के लिए पूरा तुम्हारा काम करते हैं, बायो बीसी के लिए लेते हैं। अगर सुधर जाओ, अगर तुमने इसके लिए लिया, बायो इतनी आसान भी नहीं है बेटा। तो चलो, अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है जिससे जो लिविंग बींग्स होते हैं, मतलब जो लोग जिंदा हैं, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे न्यू वंस। ऑफ स्प्रिंग्स पढ़ा था क्लास 10th में। क्लास 10th में जो तुम्हारा एवोल्यूशन चैप्टर था उसमें पढ़ा था, अपने जैसे सेम ऑर्गेनिज्म्स प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब देखो, ये 2 टाइप का होता है, एक बार रिकॉल कर लो, वैसे तुम ये अच्छे से जानते हो। पहला होता है, ये 9-10 में भी मेरे हिसाब से तुम पढ़ के आ चुके हो। पहला होता है तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है? इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने पेरेंट्स? 2 पेरेंट्स। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल से बताएं? चलो एग्जाम्पल से समझो तुम। ये जैसे इसके एग्जाम्पल ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक फीमेल एक मेल। लॉइन में क्या होता है? एक मेल और एक फीमेल। अब इसका एग्जाम्पल अमोएबा, प्लाज्मोडियम, इनमें याद है कैसे करते थे? चलो तो देखो, ये अमोएबा का स्ट्रक्चर है, बेकार से स्ट्रक्चर, रफ स्ट्रक्चर। इसे अमोएबा बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता, कैरियोकाइनेसिस होती थी। ये तुम्हारा प्लाज्मोडियम, ये सिस्ट वॉल थी, एनसीईआरटी में डायग्राम बना था। ये इसके अंदर जो है एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये जो है इसके अंदर तुम्हारा जो बैक्टीरिया प्लाज्मोडियम होता था वो डिवाइड करता था। अब देखो, जरूरी नहीं है कि सब में रिप्रोडक्शन हो। म्यूल होता है तुम्हारा स्टेराइल, स्टेराइल मतलब जो तुम्हारा फर्टाइल होता है उसका अपोजिट। म्यूल और वर्कर हनी भी ये होते हैं, याद रखना। अब बात आती है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा? ये होता है सम टोटल, मतलब बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं, केमिकल रिएक्शंस अकर हो रही होती हैं, उन सब का सम कर दो, उन सब को जोड़ दो, वो पूरी प्रोसेस मेटाबॉलिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है? मेटाबॉलिज्म कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। 99.99% लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म करते हैं। 99.99%। सोचो तुम, 0.01% एक्सेप्शन हर जगह है। ये 2 टाइप का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, इसमें एनर्जी यूज होती है, हम फोटोसिंथेसिस है, सनलाइट से हम एनर्जी लेते हैं भाई, ले रहे हैं हम। एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म ले रहे हैं। दूसरा तुम्हारा कैटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। इस प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस। एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है,
याद है तुमको ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ना। अब फोर्थ पढ़ो तुम, ये है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। या फिर एक दूसरा पढ़ते हैं पहले हम, सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल कैसे ऑर्गेनाइज है, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं, है ना, कैसी बॉडी है वो डिपेंड करता है। अब तुम देखते हो, तुम्हें पता है मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ह्यूमंस हैं, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल होते हैं एक ह्यूमन के अंदर, है ना। अब अमोबा का सेल स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर होता है। अब सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तुम्हारे अंदर मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल हैं, तो डिफरेंस हुआ, है ना। सेल में डिफरेंट काइंड के सेल्स होते हैं। अब तुम्हें ये तो पता है ना, बहुत डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, जैसे तुम्हारा आरबीसी होता है, स्पर्म्स होते हैं, ओवम, तो एक ही तुम बोल सकते हो, ओवम लिख लो, ओवम भी एक टाइप का सेल ही तो है। तो कैसा सेल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर यूनिसेलुलर है, वो मल्टी सेलुलर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लिविंग बीइंग को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर आता है तुम्हारा फिफ्थ जो है वो है कॉन्शियसनेस। मतलब कोई इंसान रिस्पॉन्स कर सकता है, मैं उसको हिला रहा हूं, ए उठ, लात मारी मैंने उसको, तो क्या मुझ पर चिल्लाएगा, अबे हट, वो लात खींच के देगा तुम में घुसा, तो मतलब वो रिस्पॉन्स कर रहा है स्टिमुलस को। तुम्हें सर्दी लगती है, तुम कांपने लगते हो, है ना। फिर तुम्हें गर्मी लगती है, तुम स्वेट करते हो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कूल रखने के लिए। तो जो तुम्हारी एबिलिटी है, जो आसपास सराउंडिंग में सेंस करने की, आसपास सराउंडिंग को, और उसको रिस्पॉन्स करने की, अरे भाई देखो एटमॉस्फेरिक चेंज होता है, मैंने अभी तुम्हें बताया, शिवरिंग करते हो तुम, ढोलते हो, हिलते हो जब ठंड लगती है, स्वेट करते हो, ठीक। ये देखो फिर होता है तुम्हारा, अब जैसे तुम्हारे पीछे पड़ गया कुत्ता, मतलब डॉग पड़ गया, टाइगर पड़ गया, तो तुम क्या करते हो, भागते हो एकदम कॉन्शियसनेस, भाग 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 भाग। तो क्या हुआ ये, मैंने कुत्ता देखा मेरे पीछे पड़ गया, मैं भाग लिया एकदम से, तो क्या कॉन्शियसनेस ही तो हुई। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं तुमसे। अब तुम्हें अब समझ में आ रहा होगा लिविंग क्या होता है, इतना सब देखने के बाद। अब इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई, 3 मार्क्स में आ जाता है, डेफिनेशन आ जाती है ना। 1 मार्क्स में मोस्टली आता है क्वेश्चन, बट कभी कभी कुछ टीचर्स 3 मार्क्स में भी दे देते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या हुई इसकी, लिविंग बींग्स। तुमसे कोई पूछेगा तुम क्या बोलोगे, सर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं। सर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स वो सारे एनिमल्स होते हैं, वो सारे सब, मतलब वो सारे लोग होते हैं जो सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं, मतलब मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूं, अडेप्शन कर सकता हूं अपने अंदर, बताया ना कॉन्शियसनेस है, वो अपनी सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं अपने आप को, है ना। वो उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है रिस्पॉन्स करने की, रिस्पॉन्ड करने की, है ना। वो अपने अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं, पढ़ा था ना, नर्व सेल से स्टिमुलस मिलता है हमें, रिसेप्टर से स्टिमुलस मिलता है, नर्व सेल से होते हुए ब्रेन में जाता है। तो वो सब से हम लोग जो इंसान कर सकते हैं उन्हें हम लिविंग बोलते हैं, समझे। अब आता है बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजी की डाइवर्सिटी, है ना। अब देखो तुम्हें पता है वैरायटी ऑफ स्पीशीज हैं, मतलब वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इस अर्थ पे मिलते हैं, है ना। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है बेटा, किसी जगह पे प्लांट्स, एनिमल्स, उनके बीच में कैसा जुड़ाव है, मतलब वो कैसे रहते हैं। तो क्या हुआ, ये जो वैरायटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं फ्लोरा एंड फौना की किसी गिवन ज्योग्राफिकल रीजन में, वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है उस जगह की। अब एग्जाम्पल के तौर पे तुम ऐसे समझो, मैं किसी फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे बहुत डिफरेंट तरीके के एनिमल्स मिलते हैं, तो वहाँ की वो बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी। एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में क्या जो तुम्हारा रिलेशनशिप है। अब आता है इंपॉर्टेंस क्या होती है बायोडाइवर्सिटी की। तो जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होता है, मतलब जो ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूं, है ना। जैसे मैं किसी फॉरेस्ट की बात कर लूं, तो उस पर्टिकुलर एरिया में अगर ज्योग्राफी, मतलब वहां पे बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी, तो वहां पे एक अच्छा इकोसिस्टम बनेगा ना, दोनों के बीच में अच्छे से रिलेशनशिप होगी। प्लांट्स जो है उन्हें फूड देंगे, एनिमल्स जो है उन्हें CO2 देंगे, तो अच्छा रिलेशनशिप बना रहेगा। अब बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो हेल्प करती है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में। क्या बनाने में बेटा, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नीड में आ जाएगा कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट सही हैं, है ना। तो तुम्हारा बोथ ऑप्शन में आ गया, तो तुम बोथ A एंड B टिक मार के आओगे, मार्क्स लेके आओगे। अब देखो टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है। टेक्सिस माने होता है अरेंजमेंट, और नॉमस माने होता है तुम्हारा रूल्स। तो वो रूल्स जो अरेंजमेंट के काम में आते हैं उन्हें हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। समझ में आया,
ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन देखो बेटा, ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की। क्या है? ब्रांच मतलब शाखा। साइंस की शाखा होती है, बायोलॉजी की शाखा है, ये साइंस की शाखा है जो कि किससे काम करती है? आइडेंटिफिकेशन। किसका आइडेंटिफिकेशन? ढूंढना चीजों को, नोमेनक्लेचर, उनका नामकरण करना, है ना, और उनको क्लासिफाई करना। किसमें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ढूंढना, नोमेनक्लेचर करना उनका, और देखना कि हाँ भाई किससे आता है, प्लांट किंगडम में जाता है, एनिमल किंगडम में जाता है, कैसी सेल वॉल है इसकी, है ना। तो वो सब आइडेंटिफिकेशन। जैसे मान लो टाइगर है, तुमने टाइगर को ढूंढा, टाइगर है तो अब उसका जो बहुत सारे किस्म के टाइगर होंगे, तो उनको ढूंढना वो कौन सी स्पीशीज का है, फिर उसका नामकरण करना, है ना, नामकरण करना, उसे नाम देना प्यारा सा, है ना। तो रूल्स के बेसिस पे, समझ रहे हो तुम, वो फिर ये पूरा प्रोसेस टेक्सोनॉमी कहलाती है। समझ में आया कुछ? आया कुछ समझ में? क्या होती है टेक्सोनॉमी? एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन करते हैं। अब पढ़ो इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सोनॉमी। अरे यार मैं टेक्सोनॉमी क्यों पढ़ूं, मुझे जरूरत क्या है इसकी? तो देखो बेटा, टेक्सोनॉमी जो होती है ना तुम्हारी, वो एक तरीका बताती है, मेथड प्रोवाइड करती है। किस चीज़ का? ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने का, क्लासिफाई करने का, उनको उनको ढूंढने का। अब मुझे पता नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि मेरी इस अर्थ पे कितने ऑर्गेनिज्म है, मेरे सामने ये जो जानवर घूम रहा है कौन सा जानवर है ना, तो तुम कैसे बताओगे बेटा? तो वो ढूंढना, वो सब काम करने में टेक्सोनॉमी मदद करती है। ये जो है, जो ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है उसको सिस्टमैटिक और साइंटिफिक बनाती है। मतलब अब ये मेरे सामने कुछ ऑर्गेनिज्म पड़े हैं, एक तरफ डॉग पड़ा है, एक तरफ टाइगर पड़ा है, एक तरफ लॉयन पड़ा है ना। तो अब इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा? मैं सिस्टमेटिकली बता सकता हूँ, हाँ भाई ये जो है वो टिग्रिस की स्पीशीज से है, ये जो है तुम्हारा किसी और स्पीशीज से है। तो उससे मैं आज भी सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ साइंटिफिक वे में, है ना। अब जो नॉलेज होती है टेक्सोनॉमी की, ये हमें हेल्प करती है हमारे बायो रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए बायो रिसोर्सेज के बारे में। अब ये बायो रिसोर्सेज क्या होती हैं? जो तुम्हारी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं। जैसे मेरे किसी एरिया में नीम ज़्यादा है तो हम उसे जो है मेडिकली यूज़ कर सकते हैं। तो क्या बायो रिसोर्सेज और वहाँ की डाइवर्सिटी को, वहाँ पे कितने कितने डिफरेंट तरीके के प्लांट मिलते हैं, उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें मदद करता है ये। ठीक। अब इसके कारण आइडेंटिफिकेशन के और स्टडिंग के कारण हम कई सारी डिजीजेस कॉजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं उनको ढूंढ सकते हैं। अब तुम्हें पता है, जो आसान ले लेते हैं, प्लाज्मोडियम होता है, मुझे पता नहीं है प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया करता है, तो अब मुझे पता नहीं है तो मैं बिना उसके कैसे कर दूंगा उन्हें, है ना। तो जब मुझे पता है तभी तो मैं उसकी एंटीडोट बना पाया कि हाँ भाई इसके ऊपर सिस्ट होती है तो इसे कैसे मारेंगे, पहले सिस्ट को ब्रेक करके अंदर जाना है, तो उस हिसाब से। और ये जो है ना, आइडिया ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देता है, मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, विच गिव द आइडिया ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, टिक मार के आओ टेक्सोनॉमी, समझे। मतलब यार रिलेशनशिप नहीं पता, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कैसे इवोल्यूशन हुआ है, तो ये देता है। जैसे तुम्हें पता है लिजार्ड जो थे, लिजार्ड है तुम्हारा, फिर क्रोकोडाइल है, मतलब इनमें इवोल्यूशन हुआ है ना, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब हिस्ट्री क्या है इसकी, जो तुम्हारे कैरलस लिनायस, इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, क्वेश्चन बनता है हु वाज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, तुम लिख के आओगे कैरलस लिनायस। उनकी जो बुक थी, क्या था बुक का नाम बेटा? प्लांटेरम, और भी बहुत सारी बुक्स थी उनकी, बस ये मेन तुम प्लांटेरम समझो, है ना। उन्होंने जो इनकी बुक थी इसमें पब्लिश किया था। और एनिमल्स की बुक कौन सी थी? सिस्टमा नेचर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एक्स्ट्रा है ये, कर लो, क्वेश्चन बनता है, इसलिए बता रहे हैं तुमको, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फिर आता है टूल्स या क्राइटेरिया जिनके आधार पे हम टेक्सोनॉमी में काम करते हैं। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर के अपीयरेंस को देखना, एनाटॉमी मतलब काट के अंदर की चीज़ों को देखना। जब तुम एमबीबीएस करोगे तो तुम्हें एनाटॉमिक क्लासेस होंगी, तुम्हें ह्यूमन के अंदर दिखाया जाएगा कि हाँ क्या क्या होता है। फिर आता है साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स, सेल्स देखते हैं। जो टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं वो सेल, जो साइटोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास जाते हैं कि सर मुझे बताइए इसके अंदर कौन सा सेल है, उसके आधार पे। फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये कहाँ से आ रहा है, अच्छा इसके अंदर क्या क्या कॉमन चीजें हैं, तुमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर जो तुम्हारा एवोल्यूशन वाला था क्लास 10th में, उसमें। फिर आता है तुम्हारा प्लांटोलॉजी, मतलब फॉसिल्स के बारे में पढ़ना,
प्रोसेस के बारे में पढ़ना, वो भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यार मैं जो डायनासोर्स है उन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर पाया, फॉसिल्स के आधार पर तो आइडेंटिफाई कर पाया। मैं कैसे बोल सकता हूँ जो डायनासोर्स हैं और तुम्हारे क्रोकोडाइल्स हैं वो आपस में रिलेटेड है, फॉसिल्स के आधार पर ही तो बोल सकता हूँ ना। समझ में आ रहा है बेटा, बहुत अच्छे। अब देखो आइडेंटिफिकेशन जो स्टेप होता है तुम्हारा, वो क्या होता है, वो कैसे काम करता है। सपोज करो ये तुम हो, ठीक, तुमने जो तुम्हारा एक एक नई स्पीसीज को ढूंढा है ना, वैसे डायटम्स का है स्ट्रक्चर, बट तुम अभी भी ना समझो, तुमने नई स्पीसीज को ढूंढा तो तुम क्या करोगे, है ना, क्या करोगे। मैं इस नई स्पीसीज का सबसे पहले नोमेनक्लेचर करूंगा। पहले मैंने ढूंढा, फिर मैं इसका नोमेनक्लेचर करूंगा, मतलब साइंटिफिक नेमिंग करूंगा बेटा। क्या करूंगा, साइंटिफिक नेम दूंगा इसका। अब साइंटिफिक नेम पता है तुम्हें क्या होता है, साइंटिफिक नेम पता है पहले तुम्हें, है साइंटिफिक नेम मतलब एक पर्टिकुलर नेम होता है। साइंटिफिक नेम की इंपॉर्टेंस समझो फिर तुम्हें बताते हैं। साइंटिफिक नेम एक इंपॉर्टेंस होता है, मतलब ये हर जगह सेम होता है। अब साइंटिफिक नेम जो है वो एक यूनिक होता है और यूनिवर्सल होता है हर स्पीसीज का। अब जैसे तुम्हारा ह्यूमन है, उससे क्या होता है, होमोसेपियंस होता है। जो पुराने वाले ह्यूमंस थे उनका क्या था, होमोसेपियंस सेपियंस। तो ऐसे जो है हम लोग बदल आ रहे हैं, तो हम लोग हर स्पीसीज का अलग नाम देते हैं। अब जो तुम्हारा कांदा होता है, कांदा, तो उसको क्या नाम है उसका, तुम साइंटिफिक नेम कुछ और है। कहीं पे हम उससे बुलाते हैं भाई यार मुझे कांदा दे दे, मुझे 1 किलो प्याज दे दे, तो अब हर जगह जाएंगे दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ये जो है उसको सिस्टमैटिक बनाता है, समझ गए तुम। और ये बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड होता है, बस तुम इतना समझ लो। और लोकल नेम और वर्नेकुलर नेम बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, लोकल और वर्नेकुलर नेम में डिफरेंस नहीं हो पाता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अब आता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन बनता है हु गेव बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ऑप्शन आएंगे कैरलस लिनस है तो टिक मारो। अब इसमें पहला होता है तुम्हारा स्पीशीज नेम और दूसरा होता है तुम्हारा जीनस नेम। ध्यान से सुनना, कुछ रूल्स होते हैं इसके, मैं तुम्हें थोड़ा ट्रिक करके पढ़ा रहा हूँ। मैंजीफेरा इंडिका सही लिखा है बेटा, नहीं लिखा बेटा, गलत लिखा है। इंडिका हमेशा सेकंड नेम जो होता है तुम्हारा वो क्या होता है, वो स्मॉल होता है ना। क्या रूल से बिलोंग करता है ये, समझ रहे हो तुम। अब अच्छा पहला वाला तुम्हारा क्या होता है, स्पीसीज नेम होता है, जीनस नेम होता है। हो घूम गए, चलो तुम्हें दोबारा से समझाते हैं। भाई देख, पहला वाला जो होता है ना नाम, कौन सा, जो मैंजीफेरा इंडिका, मैं क्या लिखूंगा, सेकंड नेम शॉर्ट में लिखूंगा इंडिका। पहला वाला जो है वो तुम्हारा जीनस नेम होता है, दूसरा वाला स्पीशीज नेम होता है। जैसे ये जो है ना मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का है, ये इंडिया में पहली बार मिला था, तो जो तुम्हारे साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे क्या बोला, मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका इंडिया। अब कुछ रूल्स बताएं तुम्हें जिससे तुम इजीली देख सको कि हाँ ऑप्शन आते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट है। मैंजीफेरा इंडिका एक में लिखा होगा कैपिटल कैपिटल, एक में सब कुछ कैपिटल दे दिया होगा, एक में जो है तुम्हारा कुछ गलत तरीके से लिखा होगा, एक में बोल्ड लिखा होगा। तुम जो सही होगा उसे टिक मारोगे। रूल्स पढ़ो पहले। देखो दो चीजें होती हैं, ये रूल्स कौन देता है, आईसीबीएन और आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। और इसका क्या है, सब कुछ सेम है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बोटानी और जूलॉजी ये दो ब्रांच होती हैं बेसिकली बायोलॉजी की, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। अब जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ना वो जनरली लैटिन में होते हैं। किसमें, लैटिनिक लैंग्वेज होती है ना, लैटिन लैंग्वेज में होते हैं साइंटिफिक नेम्स। हम यहाँ पे कुछ बोलते हैं, वो वहाँ पे कुछ बोलते हैं। तुम्हारी जो बैकबोन होती है ना उसे वहाँ पे हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं, यहाँ पे हम उसे बैकबोन बोलते हैं। बस इतना डिफरेंस होता है। साइंटिफिक नेम मोस्ट ऑफ द टाइम इटैलिक्स जो में लिखे जाते हैं, इटैलिक फंट में, ठीक है। और अगर इन्हें प्रिंट कर रहे हैं, अब तुम्हें पता है यार, अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो हम इसे जो है वो या तो इटैलिक्स में लिख दें या फिर उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करना चाहिए, सब अलग से अंडरलाइन करना चाहिए, ये बताने के लिए जब हम उसे हाथ से लिख रहे हो, हाथ से लिख रहे हैं अगर हम किसी नाम को, तो मुझे इसे अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक, वरना वो गलत हो जाएगा, ठीक, अंडरलाइन करना पड़ेगा। ये रूल्स बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो हम क्या बताते हैं, वो इसलिए लिखते हैं कि हाँ भाई ये लैटिन में लिखा है, तो हम इसलिए उसे इंडिकेट करने के लिए उसे अंडरलाइन करते हैं। अब जो पहला वर्ड होता है वो जीनस होता है और दूसरा वर्ड जो होता है वो तुम्हारा स्पीशीज का होता है। पहला वर्ड जो है तुम्हारा जीनस होता है, दूसरा वर्ड स्पीशीज होता है। और ये जो जीनस होता है ये हमेशा इसका पहला लेटर कैपिटल बनेगा। ये रूल है, कैपिटल लेटर पहला होगा। दूसरा जो स्पीशीज नेम जिससे स्टार्ट हो रहा है वो स्मॉल लेटर बनेगा। अब कभी कभी ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर आ जाता है, उसमें 3 नाम होते हैं, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट बता रहा हूं।
अब जो नेम होता है ऑथर का, जो ऑथर का नाम होता है, मतलब ऑथर का मतलब जिसने वो स्पीशीज ढूंढी है, अब क्या नेम ऑफ ऑथर जो होता है उसे हम एब्रीवेटिव फॉर्म में लिखते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये नहीं कि मैं पूरा लिख के जा रहा हूँ एक पन्ने में उसका नाम, नहीं ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा, खत्म हो जाएगा। अब जैसे मैंजीफेरा इंडिका के एग्जाम्पल लेते हैं, मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका, इसे सेपरेटली अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक। लिन, इसे जो है हम अंडरलाइन नहीं करते हैं, लिनायस ने दिया था, किसने दिया था, लिनायस ने, समझ गए तुम, चलो बाय, नेक्स्ट टॉपिक।